जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम 15 जून से लेके 21 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी नालंदा महावीरा से। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा महावीरा को जो है विज़िट किया है और नई जो यूनिवर्सिटी है नालंदा महावीरा उसका उद्घाटन भी किया है। नालंदा महावीरा को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था नालंदा महावीरा को। और नालंदा महावीरा जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। आज से करीब 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो 15वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच जो है बिहार में फ्लरिश हुआ था। और इस विद्यालय में बहुत दूर दूर से जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने के लिए आया करते थे। बहुत ढेर सारे जो फॉरेनर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे नालंदा में पढ़ने के लिए आया करते थे। और ये कहा था कि करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो नालंदा महावीरा में पढ़ते थे। नालंदा की स्थापना जो है वो गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी में की गई थी। इस महाविद्यालय में छात्रों और टीचर्स दोनों के लिए जो है क्वार्टर्स बने हुए थे, यानी हॉस्टल जो है यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स के लिए बना हुआ था। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। तो अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और ये कहा जाता है कि नालंदा महावीरा की जो लाइब्रेरी थी उसमें मिलियंस ऑफ ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो रखी हुई थी। और करीब 12th सेंचुरी के एंड आते आते जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इसके पीछे ये स्टोरी है कि जो बख्तियार खिलजी था वो एक बार बीमार पड़ जाता है और कई जगह इलाज करवाने के बाद भी जो है उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो फिर उससे कोई कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल शीलभद्र हैं, क्या नाम था उनका, राहुल शीलभद्र, ठीक है, तो उससे इलाज करवाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी कहता है कि मैं किसी गैर मुसलमान से इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी तबीयत धीरे धीरे और ख़राब होने लगती है। फिर मजबूरी में उसको राहुल शीलभद्र को बुलाना पड़ता है। तो जो राहुल शीलभद्र थे वो नालंदा में पढ़ाते थे। तो बख्तियार खिलजी उनको बुलाता है और उसके बाद बख्तियार खिलजी उनसे कहता है कि मैं आपके द्वारा दी गई कोई भी दवा जो है वो नहीं खाऊंगा। तो राहुल शीलभद्र जो है वो तैयार हो जाते हैं और बख्तियार खिलजी को वो कुरान पढ़ने के लिए देते हैं और कहते हैं कि इस कुरान के कुछ पन्ने आप जो है डेली पढ़िएगा। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे बख्तियार खिलजी की तबीयत में सुधार आने लगता है। तो बड़ा सरप्राइज़ होता है। फिर वो बुलाता है राहुल शीलभद्र को, पूछता है कि आपने मुझे कोई दवा नहीं दी, केवल कुरान पढ़ने के लिए बोला, फिर मेरी तबीयत कैसे ठीक हो रही है। तो वो बताते हैं कि मैंने कुरान के पन्नों में जो है दवा लगाई थी। जब आप उसको पढ़ते थे और उसको पलटते थे तो वहाँ से जो दवा है वो आपके जीभ तक, मुंह तक जो है पहुँच जाती थी। तो इस बात के बाद बख्तियार खिलजी सोचता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं वो कितने ज़्यादा तेज़ हैं। तो इसी जलन में आके जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, जो विश्वविद्यालय था, उसको जलवा देता है। और ये कहा जाता है कि कई महीनों तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो है वो जलती रही थी। और अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय जो नया उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो पूरा का पूरा जो कैंपस है वो नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है। और उसमें जो है सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और जो नया नालंदा विश्वविद्यालय है वो करीब जो है 100 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी बैंकिंग परफॉर्मेंस इन बिहार डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेकर के जो है बैंकिंग परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट का कैलकुलेट किया गया था। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि मतलब ये समझ लीजिए जितना कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में उस रेशियो को लेकर के परफॉर्मेंस जो है डिस्ट्रिक्ट का निकाला गया। और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है बिहार में और सबसे लोवेस्ट रैंक मिली है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, सबसे लोवेस्ट रैंक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की और सबसे टॉप रैंक है पूर्णिया की। तो जो 88th और 89 ज्वाइंट मीटिंग हुई स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की, उसमें ये कहा गया कि जो कैश डिपॉजिट रेशियो है बिहार के 38 ज़िलों में वो जो है वेरी कर रहा है। और पूर्णिया जो है इस लिस्ट को टॉप करता है। पूर्णिया के बाद अररिया है, उसके बाद ईस्ट चंपारण है और उसके बाद किशनगंज है। वहीं सबसे कम रैंक है मुंगेर की, उसके बाद भोजपुर है, जहानाबाद है, लखीसराय, गोपालगंज और पटना है। बिहार का जो कैश डिपॉजिट रेशियो है वो 58.71% रहा है 2023-24 के फिजिकल ईयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मनरेगा की। तो देखिए सरकार बिहार की कही है कि मनरेगा जो वर्कर्स हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे, यानी जो मनरेगा है वो गारंटी करता है 100 दिन का रोज़गार एक साल में। तो अगर किसी वर्कर को एक साल में 100 दिन का रोज़गार नहीं मिलता है तो उस वर्कर को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी।
कंडीशन इसमें यह है कि जो वर्कर होगा वो कम से कम इनरोल होना चाहिए इसमें, ठीक है, मनरेगा प्रोग्राम में वो इनरोल हो और उसको 1 साल में 100 दिन का वर्क न मिला हो, तभी उसको इस अलाउंस का जो है लाभ मिल सकता है। और पेमेंट का जो मैकेनिज़्म होगा वो पहले 1/4 पेमेंट जो है वो मिल जाएगी पहले महीने में, उसके बाद जो हाफ़ ऑफ द वेज होगा, हाफ़ द सैलरी होगा, वो सेकेंड महीने से मिलेगी। लेकिन इसके लिए उस वर्कर को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा तब तक उसको ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 16 फाइनेंस कमीशन ईस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, ईस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ है 16वें फाइनेंस कमीशन का, और 18 से 19 जून के बीच में ये कंडक्ट किया गया है राजगीर में। तो राजगीर में इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पे जो है ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो 19 जुलाई को ये राजगीर के कन्वेंशन हॉल में इसको कंडक्ट किया गया, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टेट थे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स ने जो है इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको डेवलप करना थ्रू लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स के हेल्प से जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जो पिछड़े स्टेट्स हैं, उनको डेवलप करना। इसके जो चेयरमैन हैं वो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। और इसमें जो है बिहार ने इकोनॉमिक असिस्टेंट मांगा है, यानी इकोनॉमिक सहायता मांगी है। तो फाइनेंस कमीशन से जो है बिहार ने कुछ धनराशि की सहायता मांगी है, ताकि जो चैलेंजेस हैं अपने स्टेट में और जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फिग कल्टीवेशन के बारे में। फिग क्या होता है दोस्तों? तो फिग होता है अंजीर, अंजीर को बोलते हैं फिग। तो बिहार सरकार जो है वो फिग कल्टीवेशन को प्रमोट कर रही है, और बिहार सरकार इसके लिए फार्मर्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जो अंजीर के जो पेड़ है वो लगाएगा, उसको, उस फार्मर्स को जो है बिहार सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। पर हेक्टेयर जो है 625 प्लांट लगने होंगे, ठीक है। एक हेक्टेयर में कम से कम 625 प्लांट होने चाहिए, और जो टोटल कॉस्ट होगा पर हेक्टेयर का वो 1.25 लाख होगा, और गवर्नमेंट इसमें जो है 40% सब्सिडी देगी। टोटल जो अमाउंट होगा सब्सिडी का वो होगा 50,000 पर हेक्टेयर, ठीक है। हर हेक्टेयर पे 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दिए जाएंगे। पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 30,000 का होगा, वो इसी साल मिल जाएगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो 10,000 का है वो अगले साल दिया जाएगा। और अगर जब 75% जो पौधे हैं, जो पेड़ है, अगर वो अलाइव हुए तभी ये 10,000 मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है 10,000, वो दिया जाएगा जब 90% जो प्लांट्स हैं वो अलाइव होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी डॉक्टर नारायण जी के बारे में। तो डॉक्टर नारायण जी जो हैं वो एक पोएट हैं और एक स्टोरी टेलर हैं, ठीक है, मैथ लिटरेचर के। इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मान दिया जाएगा, और इनको इनके स्टोरी अनार के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। मिस्टर नारायण जी जो हैं ये बिहार के घोरगढ़िया विलेज के रहने वाले हैं, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन्होंने अपनी पहली पोएम पब्लिश की थी 1993 में, जिसका नाम था हम घर घुरी रहल छी। ये जो है 1993 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिंकी झा के बारे में। तो रिंकी झा जो हैं वो एक मैथिली पोएट हैं, जो कि नानौर विलेज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की जो है रहने वाली हैं। इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इनके पोएट्री, जिसका नाम है नदी घाटी सभ्यता। तो नदी घाटी सभ्यता पोएट्री के लिए जो है इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो है दिया जाएगा। इसके पहले इनको जो है माहेश्वरी सिंह महेश अवार्ड भी मिला है बाई चेतना समिति, पटना में इनको ये अवार्ड मिला था मैथिली लिटरेचर में इनके इम्पॉर्टेंट योगदान के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के बारे में। तो इंडिया जो है 2 रैंक गिर गई है, 129 रैंक है इस समय इंडिया की इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज़ करता है, और इस लिस्ट को टॉप किया है आइसलैंड ने, उसके बाद फिनलैंड है, उसके बाद थर्ड पे नॉर्वे है। अगर हम बात करें रीजनल कंपैरिजन की, तो साउथ एशिया के अंडर में देखेंगे तो इंडिया का जो है 5th रैंक है आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान, ठीक है। यानी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वां स्थान जो है वो इंडिया का है। पाकिस्तान साउथ एशिया की लिस्ट में जो है सबसे लास्ट पे है। अगर बात करें हम ग्लोबल कंपैरिजन की, तो सूडान जो है 146 की कंट्रीज़ में जो है सबसे लास्ट पे है, ठीक है। 146 रैंक है सूडान का, और 145 रैंक है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और भी कई रिपोर्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी जाइमेक्स 2024। तो देखिए जाइमेक्स जो है वो जापान और इंडिया के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये एक बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में, और ये कंडक्ट किया गया है योकोसुका जापान में। ठीक है, 2012 से ये जो है एक्सरसाइज इंडिया और जापान कंडक्ट कर रहा है, और इस साल का जो ये एडिशन था वो 8th एडिशन था। जापान और इंडिया के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज और होता है जिसका नाम है मलाबार एक्सरसाइज। मलाबार एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की जो नेवी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर श्री टूरिज्म एयर सर्विस लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। इसका एम ये है कि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, और जो पहली फ़्लाइट जो है वो लॉन्च हुई भोपाल से जबलपुर के बीच में, और ये फ़्लाइट जो है वो 8 स्टेट्स के बीच में काम करेंगी, 8 सिटीज़ के बीच में काम करेंगी, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो शामिल है। तो ये फ़्लाइट जो है इन सिटीज़ को कनेक्ट करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन रहेगा एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़, और जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रहेगी इंडिया की वो रहेगी 6.7% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.7% रहेगी, और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की गई है किसमें, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में रिलीज़ की गई है। और ये जो ग्रोथ है 6.7% की, आरबीआई ने बताया था कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 7.2% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसमें दोनों के जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है उसमें डिफरेंसेस हैं। आरबीआई ने 7.2% बताया है और वर्ल्ड बैंक ने बताया है 6.7%। और वहीं 2023-24 में इंडिया की जो ग्रोथ रही है वो 8.2% रही है, जो कि वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट से 1.9% ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट से 1.9% ज़्यादा है, जो वर्ल्ड बैंक ने 2024 में एस्टिमेट दिया था उसके हिसाब से 1.9% ज़्यादा था। तो 8.2% के हिसाब से 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ने सिक्योर किया है 4th पोजीशन इन द मार्केट कैप रैंकिंग। तो हांगकांग को डिस्प्लेस करके, हांगकांग को हटा के जो है मार्केट कैप रैंकिंग में इंडिया ने 4th स्पॉट हासिल किया है। इंडिया का जो मार्केट कैपिटल है वो 19% जो है बढ़ा है, और 4.4 ट्रिलियन से जो है 5.2 ट्रिलियन हो गया है 14 जून 2024 तक। ठीक है, 4.4 ट्रिलियन से 5.2 ट्रिलियन हो गया है। बाकी कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस अगर देखें तो ताइवान ने 2nd पोजीशन हासिल किया है, 18.2% का राइज देखने को मिला है इसके मार्केट कैपिटल में। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने 3rd पोजीशन हासिल किया है, क्योंकि इसके मार्केट कैपिटल में 11.7% का गेन मिला है। और सऊदी अरेबिया, चाइना और फ्रांस, इनके मार्केट कैपिटल में डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है G7 मीटिंग को। मोदी जी ने जो है अटेंड किया G7 मीटिंग को इटली में, और वहाँ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा जो है उनका स्वागत किया गया। G7 मीटिंग जो है वो 13 से 15 जून के बीच में हुई अपुली इटली में। ठीक है, ये मीटिंग जो है अपुली इटली में कंडक्ट की गई, और ये 50th एनिवर्सरी था G7 कंट्रीज़ का। और मोदी जी ने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के संबंध में बातें की, और एनर्जी सिक्योरिटी, एफोर्डेबिलिटी और एफोर्डेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में जो है मोदी जी के द्वारा बात की गई। उसके अलावा ट्री प्लांटेशन के बारे में कहा गया, और कहा गया कि प्लांट फॉर मदर यानी एक पेड़ माँ के नाम, इस कैंपेन की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से किया गया। जो G7 कंट्रीज़ हैं उसमें टोटल ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन है शामिल है। तो टोटल जो है 7 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और जोधपुर राजस्थान में इसको अगस्त 2024 में ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया जाएगा, और ये इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तरंग शक्ति 2024। इसमें टोटल 10 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, और कुछ ऑब्जर्वर्स भी आएंगे इसमें। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वर कंट्री भी रहेंगी, और टोटल 10 कंट्रीज़ इसमें आएंगी। जो कंफर्म कंट्रीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके और यूएस शामिल है। इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड बुक, ये बुक जो है रिसेंटली रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा,
तो इसके ऑथर हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया इसके ऑथर हैं। ये बुक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। आई हैव द स्ट्रेस अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये बुक जो है वो रविचंद्रन अश्विन के क्रिकेट कैरियर के बारे में है, उनके बारे में है, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, और अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखी गई है इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है डॉक्टर राजीव रंजन भारती के बारे में। तो देखिए डॉक्टर राजीव रंजन भारती एक साइंटिस्ट हैं, बिहार के रहने वाले हैं ये। इनके द्वारा मार्स पे एक क्रैटर जो है वो डिस्कवर किया गया है, और इस क्रैटर को नाम दिया गया है हिल्सा। और ये जो क्रैटर है ये मार्स पे थार्सिस वोल्केनिक रीजन में प्रेजेंट है, और करीब जो है 10 किलोमीटर इसका एरिया है, और यहाँ पे वाटर डिपॉजिट के जो है एविडेंस हमको मिले हैं। और इस क्रैटर का नाम जो है बिहार के एक टाउन पे इस क्रैटर का नाम पड़ा है, और वो टाउन जो है वो डॉक्टर राजीव रंजन जी का जो है वो बर्थ प्लेस है। तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में रेडी विलेज में जो है हिल्सा सब डिवीज़न है, ठीक है। तो यहाँ के रहने वाले हैं राजीव रंजन भारती जी, और इन्हीं के गांव के नाम पे पड़ा है इस क्रैटर का नाम हिल्सा। और दूसरा जो क्रैटर है उसका नाम है मुरसन, ठीक है, मुरसन नाम है और हिल्सा नाम है, दो जो क्रैटर नए खोजे गए हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो है पानी के एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एनसीआरबी के संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप के बारे में। तो देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, और जो नए क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं उसके बारे में ये कंप्लीट गाइडेंस जो है प्रोवाइड करेगा। तो जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आएंगे। कौन कौन से नए लॉज बनाए गए हैं? तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पहले जैसे था आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तो इन्हीं को हटाया गया है, और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लाया गया है इनको हटा के। तो 1 जुलाई 2024 से जो है ये इंडिया पे लागू हो जाएगा। तो इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता और सुरक्षा संहिता के जो सभी चैप्टर्स हैं, सभी सेक्शंस हैं, वो नए लॉज के इसमें दिए होंगे, और इसमें आप नए लॉज और पुराने लॉज के बीच में जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसमें पुराने लॉज भी दिए होंगे, ठीक है। तो ओल्ड लॉ और न्यू लॉ के बीच में कंपैरिजन भी आप इसमें देख सकते हैं। और इस ऐप की खासियत ये है कि ये ऐप जो है फुली ऑफलाइन फंक्शनल है, ठीक है, फुली ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा ये ऐप। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि जियो है वो उसको अप्रूवल मिल गया है सैटकॉम सर्विसेज के लिए। सैटकॉम सर्विसेज यानी सैटेलाइट सर्विसेज के लिए अप्रूवल मिल गया है जियो को। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से यानी इन स्पेस से जियो प्लेटफॉर्म्स को अप्रूवल मिल गया है कि ये अब जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में। तो जियो जो है वो एक लग्जमबर्ग की कंपनी है सैटकॉम, उसके साथ मिल के जो है सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करेगा। और जैसे बात करें जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जैसे इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो अमेज़ॉन है उसका प्रोजेक्ट कुपायर है, तो ये सभी अभी जो है इंडिया में वेटिंग ही हैं, लेकिन जियो को जो है फाइनली अप्रूवल सैटकॉम सर्विसेज का मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नागशस्त्र 1 के बारे में। तो इंडियन आर्मी को पहला जो है इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन जिसका नाम है नागशस्त्र, ठीक है, तो ये एक सुसाइड ड्रोन है, ये इंडियन आर्मी को मिल गया है। और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो एनिमी के ट्रेनिंग कैंप्स है ये उस पर अटैक कर सकता है, लॉन्च पैड पे अटैक कर सकता है, या ये जो है इन्फिल्ट्रेट भी कर सकता है, एनिमी के जो एरिया है उसमें भी इजीली एंटर कर सकता है। तो इस ड्रोन की वजह से आर्मी जो है बॉर्डर के दूसरी तरफ भी जो है वो अटैक कर सकती है। इस ड्रोन को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। और ये जो है ये जीपीएस इनेबल्ड प्रिसाइज स्ट्राइक जो है वो कर सकता है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 2 मीटर की है, और इसकी रेंज करीब 30 किलोमीटर की है। और ये ड्रोन ऐसा है कि जब ये उड़ता है तो ये बिल्कुल आवाज़ भी नहीं करता, इसलिए इसको साइलेंट किलर का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है महिला शक्ति कैंटीन सर्विसेज के बारे में। तो तेलंगाना की सरकार ने जो है इस्टेब्लिश किया है महिला शक्ति कैंटीन सर्विसेज, और ये मॉडल जो है वो इंस्पायर है अन्नपूर्णा जो कि केरला में स्टार्ट हुआ है, अन्नपूर्णा सर्विसेज, और वेस्ट बंगाल में दीदी की रसोई के नाम से सर्विस यही स्टार्ट हुई है। तो इसी जो है इंस्पायर होके तेलंगाना की सरकार ने स्टार्ट किया है महिला शक्ति कैंटीन सर्विसेज। और तेलंगाना का टारगेट ये है कि कम से कम 150 कैंटीन जो हैं वो 2 साल के अंदर खोल दिए जाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।